बजट पर ही बात करने के लिए हमारे साथ केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री पीयूष गोयल जुड़ रहे हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। मोदी 3.0 के इस बजट को अगर आप एक शब्द में आकलन उसका करें, उसकी विवेचना करें, तो वो शब्द क्या होगा? इनोवेटिव। एक अलग सोच के साथ रोजगार के ऊपर फोकस करने का जो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने कोशिश की है, मैं मानता हूं कि एक बड़ा कल्पनात्मक बजट है। पर पीयूष जी, चूंकि सच्चाई यह भी है कि इस कार्यकाल में बीजेपी अपने सहयोगियों के भरोसे है और इस बजट को मजबूत नहीं बल्कि मजबूर बजट कहा जा रहा है, कुर्सी बचाने वाला बजट कहा जा रहा है, बिहार और आंध्र के सहयोगियों को खुश करने वाला बजट है। चलो, वर्ड प्ले तो करना सभी को अलाउड है, जो वर्ड प्ले करना चाहे करे। देश की जनता इससे खुश है। बड़ा बैलेंस बजट है, 140 करोड़ लोगों को लाभ देने वाला बजट है और जो नींव रखी गई थी एक बड़े मजबूत अर्थव्यवस्था की गत वर्षों में, उसको अमृतकाल में विकसित भारत बनाने की जो हमारा संकल्प है, विशेषकर देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो हमने काम लिया है, हाथ में बीड़ा उठाया है, उसको पूरा करने के लिए ये बजट एक बहुत बढ़िया शुरुआत है। पर एक चीज समझ में आ रही है पीयूष जी, वो ये कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, चुनावों में ये बड़ा मुद्दा रहा और ऐसा लग रहा है कि इस बजट में भी आपकी सरकार रोजगार के मुद्दे को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, रोजगार संचार के प्रयास दिख रहे हैं। अवश्य, आप बजट के दोनों पहलू देख लीजिए। एक तो बजट में रोजगार और कौशल विकास के लिए विशेष 2 लाख करोड़ अगले 5 साल में खर्चने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 5 अलग अलग योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचेगा। और दूसरा, अगर आप पूरे बजट का होलिस्टिक व्यू लें, ओवरऑल व्यू लें, तो आपको ध्यान में आएगा कि कितने अलग अलग चीजों पे फोकस किया गया है। इसमें पर्यटन पर भी फोकस है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैसिव थ्रस्ट है, सरकारी राज्य सरकारों द्वारा जो किया जाएगा वो, और निजी क्षेत्र, तीनों के ऊपर फोकस है। इसमें कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर भी ध्यान दिया गया है कि कैसे आगे चल के देश में निवेश बड़े रूप में आए, अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के साथ साथ उद्योग जगत को भी मजबूत करना, निर्यात को प्रोत्साहन देना। जो हमारे 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, मत्स्य और कृषि, इन दोनों के बारे में भी ध्यान रखा गया है। जो लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, लेदर और टेक्सटाइल, इनके लिए भी विशेष सोचा गया कि कैसे इसको सपोर्ट किया जाए, कैसे इसका निर्यात बढ़ाया जाए। तो मैं मानता हूं बड़ा ओवरआर्चिंग कॉम्प्रिहेंसिव विजन के साथ ये बजट बनाया गया। पर पीयूष जी, आज तक पर हम कह रहे हैं कि ये रोजी रोटी और थोड़ी सी राजनीति वाला बजट है। आप जितने और लगाना चाहो आप शब्द लगा सकते हो, पर रोजी रोटी को प्रोत्साहन अवश्य देगा, रोजगार को प्रोत्साहन अवश्य देगा, हमारे निर्यात को बल देगा, हमारे लोगों के जीवन को सरल करने का काम, ईज ऑफ लिविंग पे भी इसका विशेष फोकस है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में वित्त मंत्री ने काफी कहा है, कैसे हम डिक्रिमिनलाइज करेंगे, कंप्लायंस बर्डन कम करेंगे। तो इंडस्ट्रियल पार्क्स के माध्यम से उद्योग जगत को और आगे बढ़ाने की काम करने का ये बजट है। सेवा क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम होगा। तो अगर इतने सारे क्षेत्रों में देश के 140 करोड़ लोगों को लाभ होगा, तो अवश्य राजनीतिक लाभ भी हमें होगा इसका। पीयूष जी, आप कह रहे हैं कि जो विरोधी दल हैं वो शब्दों के साथ क्रिटिसिज्म करेंगे इस बजट का, लेकिन ममता बनर्जी की एक बात को मैं यहां पर रखना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि इस बजट में पक्षपात है। उन्हें इस बात पर ऐतराज नहीं है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को आप क्या दे रहे हैं, पर कह रहे हैं कि आप बाकी राज्यों के साथ आप पक्षपात कर रहे हैं। ये एक सरकार है जिसने कभी पक्षपात नहीं की। मैं आपको याद दिलाऊं कि कई सारी योजनाएं हमारी पश्चिम बंगाल में अब लागू ही नहीं कर पाए क्योंकि ममता बनर्जी कुछ सपोर्ट ही नहीं करती। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिसको उन्होंने जानबूझ के पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया।
हमारी रेलवे के कई सारे प्रोजेक्ट हैं अटके पड़े हैं वहां पे क्योंकि वो जमीन नहीं देती है। हम इंडस्ट्रियल पार्क्स 12 लगाने जा रहे हैं, देश के कोने कोने में लग रहे हैं, विपक्ष के राज्यों में भी लग रहे हैं, पर पश्चिम बंगाल कोई प्रपोजल नहीं लाती है, जमीन नहीं उपलब्ध कराती है। जब हमने मेगा टेक्सटाइल पार्क 5 अप्रूव किए थे तब पश्चिम बंगाल ने क्यों नहीं प्रपोजल दिया, पश्चिम बंगाल ने क्यों नहीं जमीन दी हमें। इंडस्ट्रियल पार्क्स टाउनशिप से बन रही हैं 12, क्यों पश्चिम बंगाल ने कोई प्रस्ताव नहीं रखा। तो पश्चिम बंगाल आत्मचिंतन करे कि क्या वो परमानेंटली पश्चिम बंगाल के लोगों को वंचित रखना चाहती है विकास से, क्या परमानेंटली वो उनको गरीब रखना चाहती है, या मोदी जी के कार्यक्रमों के साथ जोड़ के अगर पश्चिम बंगाल काम करे तो पश्चिम बंगाल में भी विकास की लहर आम जनता तक पहुंच सकती है। यानी आपको पूरा भरोसा है कि सरकार का जो लॉन्ग टर्म लक्ष्य है कि दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, उसकी तरफ है ये कदम बजट के जरिए? अवश्य। यह अमृत काल में नई सरकार आने के बाद हमारा पहला बजट है। विकसित भारत बनाना 2047 तक हम सबका संकल्प है और आने वाले वर्षों में जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार कहा कि तीसरी टर्म में वो 3 गुना काम करेंगे, 3 गुना तेजी से मेहनत करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे और भारत भी तेजी से आगे बढ़ेगा। हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 3 वर्ष में बन जाएंगे और आगे चल के देश तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है एक युवा देश जिसकी औसतन उम्र 28.4 है आज के दिन, अगले 30 वर्षों तक अनुमान है कि एक युवा देश रहेगा। 30 वर्ष से नीचे हमारी औसत आयु रहेगी। आगे आने वाले 25 वर्ष और अवश्य 30 वर्ष से कम वर्षों में हम $30 ट्रिलियन भारत की अर्थव्यवस्था में और जोड़कर भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था जिसमें हर एक को एक अच्छा जीवन मिले, हर एक युवा युवती को पर्याप्त अवसर मिले, हमारे किसान भाई बहनों को, हमारे अन्नदाताओं को बड़े पैमाने पे अपनी आमदनी बढ़ाने का मौका मिले, हमारी महिला शक्ति वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ देश बढ़ रहा है, उसमें हमारी बहनें, माताएं, बहुएं, बेटियां को पर ढेर सारे अवसर मिले, हमारे गरीब मिडिल क्लास में जाएं और आगे बढ़ने का सपने देख सकें और काम करें एक उज्जवल भविष्य के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए। गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी शक्ति, ये चारों हमारे केंद्र बिंदु रहेंगे और इनका एक उज्जवल भविष्य हमारा दायित्व रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष गोयल जी हमसे बातचीत करने के लिए।